जय हिंद। साइंस क्वेश्चन के अगला हम चैप्टर लेकर हाजिर है। यहाँ पे विज्ञान और उसके प्रभाव से संबंधित देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम से बनते ही बनते हैं। आप कोई भी एग्जाम मतलब देते होंगे तो यहाँ से आपका क्वेश्चन एक ना एक आपसे पूछा ही जाता है। तो यहाँ सारे क्वेश्चंस का देख लीजिए। यहाँ पे रिकॉल करेंगे काफ़ी कम समय में, हालांकि समय के अभाव में हमें आपके लिए होमवर्क यहाँ लिख नहीं पाए हैं, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको डायरेक्ट हम लिख दें, वहाँ से आपको समझा सके। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए आते हैं सीधे समय को क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो क्वेश्चन और हम लोग का ये कहता है कि किसी वस्तु का जो है वेग को क्या किया जाए कि दुगुना कर दिया जाता है, तो उसका समवेग कितना होता है, दुगुना हो जाता है, और गतिज ऊर्जा कितने, 4 गुनी हो जाती है। अब यहाँ पे देख लीजिए, आप संवेग बराबर होता है P बराबर mv, यानी कि समवेग बराबर है तो ये भी होता है, क्योंकि यहाँ पे वेग क्या है आपको भी है, इसीलिए आपको दुगुना करे या 3 गुना करे या फिर उसको कह देगा वेग को आधा करे तो समवेग कितना हो जाएगा, तो आधा हो जाएगा। ये भी आपको या रिकॉल रखना होगा। साथ चलिए अब एक और आपको बताते हैं गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है यानी कि 1/2 ये mv²। तो ये गतिज ऊर्जा यानी कि यहाँ v का स्क्वायर हो गया, इसीलिए कहा गया कि बेग को दुगुना करेंगे, तो बेग का दुगुना करेंगे तो इसलिए मतलब वह 4 गुना होगा। अगर बेग को अगर आधा किया जाता तो वह कितना होता है आपका गतिज ऊर्जा 1/4 हो जाता है, तो 1/4 आपका हो जाता है। तो ये भी आपको क्वेश्चन याद रखना होगा। एक और साथ तीसरा एगो फॉर्मूला भी आपको याद रखना होगा, यानी कि गतिज ऊर्जा, यानी कि गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर संवेग का स्क्वायर बटा 2m होता है। ये क्या होता है 2a होता है, यानी कि गुस्सा है कि अगर यही अगर संवेग को अगर दुगुना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, तो 4 गुना हो जाएगा। अगर संवेग को आधा करेंगे तो गतिज ऊर्जा कितना होगा, 1/4 हो जाएगा। तो ये अभी ये तीनों के तीनों आपको याद रखना होगा। जहाँ से क्वेश्चन बनता है संवेग बराबर मतलब P बराबर mv होता है, गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv² रखना होगा, और एक गतिज ऊर्जा बराबर हो जाता है आपको, हमने बताया कि आपको संवेग का स्क्वायर बटा 2m होता है। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको दिमाग में रिकॉल रखना ही होगा किसी तरह से। चलिए, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार में क्या होता है कि परिवर्तन होता है। तो ये आपको याद रखना होगा। जैसे जैसे नीचे की ओर मतलब आते जाता है तो उसका क्या होता है कि भार बढ़ते जाता है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना होगा। चलिए, दो गेंदों जिनका भार अलग अलग है, एक मीनार से गिराई जाती है तो दोनों एक साथ क्या होगी कि धरती पर गिरेगी, क्योंकि मतलब इसके वायु का क्या होता है कि वायु का प्रतिरोध को क्या किया जाता है कि नगण्य मान लिया जाता है। वैसी स्थिति में आपको एक साथ वह गिरेगी। जब बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक से नीचे की ओर गिरता है तो क्या होता है कि आंधी तूफान आने की संभावना होती है, यानी कि अचानक से नीचे गिरा है तो आंधी तूफान होने की संभावना होती है। यही जबकि बैरोमीटर का पाठ्यांक जबकि धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है, वर्षा होगा, धीरे धीरे गिरेगा। था यही। और अगला है कि बैरोमीटर का पाठ्यांक जबकि धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ता है तो दिन साफ होने की संभावना होती है। धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा तो दिन साफ रहेगा, उसको ही कहा जाता है शुष्क रहेगा, मौसम कैसा रहेगा, शुष्क हो जाएगा। लेकिन अगर यही अचानक एक इसमें और नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप जोड़ लीजिएगा, चौथा नंबर पॉइंट ये है कि अचानक से अगर मतलब वो ऊपर की तरफ उठेगा, यानी कि तेजी के साथ उठेगा, यानी कि हचाक से ना उठेगा, तो मौसम कैसा हो जाएगा, तो याद रखिएगा आपको कैसा हो जाएगा, तो अर्ध शुष्क हो जाता है, मौसम अर्ध शुष्क हो जाता है। तो ये चारों पॉइंट आपको याद रखना है। हालांकि बैरोमीटर आप जानते हैं वायुमंडलीय दाब का मात्रक होता है, इसको बैरोमीटर में हम लोग मापते हैं। चलिए, जब एक गैस के पात्र के दबाव बढ़ाया जाता है तो क्या होता है कि उसका द्रव्यमान क्या होगा कि स्थिर रहता है। जब तांबे की गेंद को गर्म किया जाता है तो उसका क्या होता है कि घनत्व क्या होता है कि घटता जाता है। और किसी भी ठोस वस्तु को गर्म करेंगे तो उसका क्या होता है कि अणुओं के बीच की दूरी क्या होता है कि बढ़ते जाती है। बढ़ते जाने से क्या होता है कि उसका मतलब क्या होता है कि उसके घनत्व अंदर के कम होते जाते हैं, लेकिन आयतन में क्या होता है कि वृद्धि होते जाती है। ऊंचाई के बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ क्या वायुमंडलीय दाब क्या होता है, घटता है। हमने आपको बताया था कि कल ही फार्मूला में कि आपको ऊंचाई बराबर आप याद रख सकते हैं। इस तरह से ऊंचाई बराबर बराबर 1 बटा आप ले सकते हैं वह दाब का ले सकते हैं, वायुमंडलीय दाब का, यानी कि ऊंचाई बढ़ेगा तो दाब क्या होगा कि घटेगा। यही अगर दाब बढ़ेगा इसका मतलब वो क्या है कि ऊंचाई मतलब वो घट गया, मतलब ये तो याद रखना। एक का बढ़ने से दूसरा का घटता है, या दूसरा का अगर घटने से पहला का क्या होता है कि बढ़ता है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला में भी याद रखना होगा। यही आपका कारण है कि वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है, घट जाता है, तो नाक से खून निकल जाता है, निकलने लगता है। साथ साथ पेन से स्याही मतलब पेन से क्या होता है कि स्याही वगैरह बाहर निकल जाता है। खाना वगैरह भी जल्दी मतलब पकता नहीं है, कठिनाई होती है। जब समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो लवणता और उसकी गहराई दोनों क्या हो जाती है कि बढ़ जाती है। और घनत्व का बात है तो याद रखिएगा, घनत्व को प्रतिशत में नहीं ज्ञात किया जाता, जबकि 1000 मतलब में से कितना मतलब उसकी ml की मात्रा वह घुली रहती है, वो नमक को ज्ञात किया जाता है NaCl के बारे में। चलिए, हालांकि समुद्र में यदि घनत्व अधिक रहने के कारण व्यक्ति का तैरना क्या होता है कि आसान होता है। और जब पूछता है कि नदी से क्या होता है कि समुद्र में जब नाव जाती है तो क्या होता है कि समुद्र तल में थोड़ा सा वो क्या होता है कि ऊपर की ओर उड़ जाता है, क्योंकि घनत्व अधिक रहता है। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या हो जाता है कि घट जाता है। क्या होता है, दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि दाब बराबर 1 बटा क्या होता है कि गलनांक। गलनांक ऐसे भी आप फॉर्मूला में रख सकते हैं। इससे दाब बढ़ाएंगे तो क्या होगा, गलनांक घट जाएगा। ये दाब कम होगा, इसका मतलब गलनांक अधिक होगा। झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए
जाए तो उसका क्या होता है कि आवर्तकाल क्या हो जाता है कि घट जाता है, क्योंकि उसका क्या होता है कि लंबाई घट जाती है, क्योंकि आवर्तकाल आप जानते हैं सेकेंडरी लोलक यानी कि टी बराबर क्या होता है 2 पाई रूट अंडर एल बटा जी होता है। यानी कि यहाँ पे आपको द्रव्यमान पर कोई निर्भर नहीं करता है, बल्कि वो आपकी लंबाई पर निर्भर करता है, स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण पर आपको निर्भर करता है। इसलिए आपको क्या होगा कि व्यक्ति क्या होता है झूला पर खड़ा हो गया तो लंबाई घट गया, तो इसलिए उसका आवर्तकाल क्या हो जाता है कि घट जाता है। और अगर मतलब वो खड़ा है और बैठ जाएगा तो क्या होगा कि आवर्तकाल बढ़ जाएगा। यदि झूला पर एक व्यक्ति के स्थान पर दो व्यक्ति आकर बैठ जाए तो उसका आवर्तकाल पर क्या होगा प्रभाव अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि हमने आपको बताया कि द्रव्यमान यानी कि आपको मास पर कोई यहाँ पे इफेक्ट आपको नहीं पड़ता है सेकेंडरी लोलक में। सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है तो याद रखिए कितना होता है कि 2 गुना होता है। किसी पेंडुलम की लंबाई को दुगुना कर देने पर क्या होता है कि उसका मतलब आवर्तकाल कितना हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे याद रखिएगा √2 गुना हो जाएगा। कितना √2 गुना हो जाएगा, क्योंकि टी बराबर 2 पाई रूट अंडर या एल बटा जी है, चूंकि यह लंबाई को कह रहा है कि 2 गुना कर देंगे तो इसलिए आपको रूट में ही आ जाएगा, क्योंकि यह √2 हो जाएगा, √2 गुना हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन सा रहता आपको डायरेक्ट है कि अगर लंबाई को हम लोग 4 गुना कर देंगे, लंबाई को 4 गुना कर देंगे, चूंकि यह रूट में क्या है 4 गुना कर देंगे तो √2 है तो यह बाहर आ जाएगा 2 गुना हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अगर यहाँ दुगुना न करके अगर आप 4 भी लिख देंगे तो अब आपको यह एक्यूरेट आपको क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन में 2 गुना दिया है इसका मतलब यहाँ पे आपको √2 गुना बढ़ जाता है उसका आवर्तकाल। एक व्यक्ति झूला झूल रहा है, उसके पास में एक अन्य व्यक्ति आकर बैठ जाएगा तो झूले का आवर्तकाल क्या हो जाएगा कि अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि डोरी की लंबाई क्या होता है कि बढ़ता नहीं है बल्कि वहाँ पे एक वजन बढ़ जाता है। जबकि वजन यहाँ पे वजन जो होता है द्रव्यमान यानी कि आपको उसके आवर्तकाल से मुक्त होता है, यानी कि उस पर निर्भर नहीं करता है। द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा कि बढ़ जाता है। तो द्रव का घनत्व पर ही आपको क्या होता है पृष्ठ तनाव निर्भर करता है। टी बराबर एकांक लंबाई पर लगने वाला बल को ही क्या कहते हैं पृष्ठ तनाव कहते हैं। पृष्ठ तनाव का भी मात्रक आपका देखिएगा तो न्यूटन आपको यह न्यूटन प्रति मीटर होता है। इसके अलावा यह आपको पृष्ठ तनाव, हालांकि पृष्ठ तनाव के कारण ही मतलब पानी के बूंदे क्या होते हैं गोलीय होती है। हालांकि गोला क्यों होता है मतलब यह घन या घनाकार क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि गोले का आयतन बहुत कम होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है, यानी सभी आयतनों में से सबसे कम आपका गोला का ही होता है, इसलिए आपको क्या होता है कि गोलाकार बना लेता है। पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो उसका मेनिक्स कैसा होता है, तो याद रखिएगा पारे में कैसा होता है कि उत्तल होता है। आपको यही आपका बताया जा रहा है कि ये आपका ये क्या हो गया कि ये आपका ये बर्तन हो गया, और बर्तन में इस तरह से हम लोग पारा के क्या करते थे भर देते तो इस तरह से ऊपर बनाते, यानी कि स्पर्श कोण के बारे में पूछ रहा है कैसा बनाता है तो उत्तल बनाता है। और इस पर स्पर्श कोण कैसा बनाता है तो याद रखिएगा आपको अधिक कोण बनाता है। कैसा बनाता है तो अधिक कोण बनाता है, और ये मतलब पारा बर्तन में क्या होता है कि नीचे की ओर क्या होता है कि गिर जाता है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपको याद रखना होगा साथ ही साथ में, अगर यही आपको पानी का पूछता तो मेनिस्कोल कितना होता है मतलब उसका तो कैसा होता है तो याद रखिएगा आपको ये हो गया बर्तन हो गया, बर्तन में आपका ये मतलब ये आपका हो थी नली हो गया, या नली में हो गया। तो इस तरह से आपको बर्तन में पानी देखेंगे तो इस तरह से हो जाता है, यानी कि ये आपका इसमें पानी भरा हुआ है, यानी कि बीच में क्या होता है धंसा हुआ रहता है, ये वाला धंसा हुआ रहता है, यानी कि इसको क्या बनाता है अवतल बनाता है। और इसी में जबकि पारा में क्या होता है कि उत्तल बनाता है, जबकि यही पानी में आपको क्या होता है नील कोण बनाएगा, जबकि पारा में आपको रहेगा तो क्या हो जाएगा अधिक कोण बनाता है स्पर्श कोण। तो ये आपको दोनों पॉइंट भी है, आपको किसी तरह से रिकॉल रखना ही होगा। द्रव के ताप बढ़ाने पर द्रव की सहायता क्या हो जाती है घट जाती है, तो क्या होता है सहायता उसका मतलब उसके घनत्व पर निर्भर करता है। हालांकि ठोस में याद रखिएगा सहायता नहीं पाई जाती बल्कि यह द्रव में और गैस में पाई जाती है, लेकिन यहाँ ताप बढ़ाने पर द्रव की क्या होगी सहायता घट जाएगी। लेकिन अगर यही रहता कि गैस यदि ताप बढ़ाने पर गैस की सहायता क्या होगा तो बढ़ जाती है, तो याद रखिए किसी भी हालत में यह बढ़ जाती है। ये भी पॉइंट आपके लिए बहुत बड़ा भी है। देखिए वही क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, ताप बढ़ाने पर गैस की क्या हो जाएगी सहायता क्या हो जाती है कि बढ़ जाती है। ताप बढ़ने मतलब ताप के वृद्धि से ध्वनि की गति में क्या होती है तो याद रखिए ध्वनि का चाल क्या हो जाती है कि बढ़ जाती है। 1 डिग्री सेल्सियस अगर तापमान हम लोग बढ़ाएंगे तो याद रखिएगा उस ध्वनि का चाल कितना होता है तो 0.61 मीटर प्रति सेकेंड क्या हो जाती है ध्वनि का चाल बढ़ जाती है। साथ ही साथ उसके घनत्व पर भी ध्वनि का चाल निर्भर करता है, घनत्व अधिक होने पर चाल भी अधिक होगा, और इसीलिए ठोस में सबसे ज्यादा होता है, द्रव में उससे कम, गैस में उससे भी कम होता है। और सबसे ज्यादा याद रखिएगा ध्वनि में आपका ध्वनि का चाल किसमें होता है इस्पात में होता है, यानी कि स्टील में होता है। चलिए हालांकि जब किसी ध्वनि के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी आवृत्ति क्या होता है कि अपरिवर्तित रहती है। उसी तरह से प्रकाश भी एक माध्यम से अगर दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी आवृत्ति पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बाकी उसका चाल हो गया, वेग हो गया, दिशा वगैरह ये सब क्या होता है कि अवतरणधर वगैरह सब कुछ बदल जाता है। हालांकि एक ध्वनि में याद रखिए ध्रुवन की घटना नहीं पाई जाती। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो क्या होता है कि कमरे का तापमान क्या हो जाता है कि बढ़ जाता है। पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा होता है, तब पिघलने के पश्चात वह बर्तन में कैसा जल स्तर रहेगा तो वही रहेगा, क्योंकि इस तरह से आपका क्या होता है कि यह आपको पानी भरा हुआ है और उसमें से जितना यह बर्फ का टुकड़ा मतलब होता है तैर रहा होता है उतना ही जल वह हटाया रहता है। गलने के पश्चात उसी हटाए हुए भाग में क्या होता है कि भर जाता है, इसीलिए आपको क्या होता है कि तल एक समान रहता है।
झरने में जब एक मतलब जल से ऊंचाई से गिरती है तो उसका तापमान क्या हो जाता है कि बढ़ जाता है, क्योंकि उसके गिरने के पश्चात उसमें गति आती है और अणुओं के बीच में क्या होता है, घर्षण होता है, घर्षण से ऊष्मा होती है और ऊष्मा से पश्चात वो क्या हो जाता है कि गर्म हो जाती है, इसलिए उसका तापमान क्या हो जाता है कि बढ़ जाता है। एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे का वायु का ताप क्या हो जाएगा कि बढ़ जाएगा, क्योंकि मतलब वायु एक दूसरे से घर्षण करेगी, घर्षण के पश्चात वह ऊष्मा उत्पन्न होगा और ऊष्मा से क्या होगा कि वह तापमान वृद्धि हो जाएगा, तो इसलिए ताप क्या हो जाएगा कि बढ़ जाएगा। जब दो समानांतर दर्पणों के बीच में एक वस्तु को रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, असंख्य होगी, यानी कि अनंत बनता है प्रतिबिंब। याद रखना होगा ये भी क्वेश्चन में बहुत ज्यादा, यह VBI क्वेश्चन है। जब एक किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाता है तो उस पर परावर्तित किरण के कितना थीटा से कोण होगा, तो 2 थीटा से क्या हो जाता है कि उसका घूम जाता है। साबुन के बुलबुले को अवशिष्ट करने में उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो याद रखिएगा वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है, क्योंकि आवेश बढ़ने के साथ साथ उसके क्या होते हैं, त्रिज्या बढ़ जाती है। और याद रखिएगा वह पृष्ठ के ऊपर ही सारे के सारे आवेश वगैरह रहते हैं, उसके केंद्र में नहीं रहते, इसलिए देखिएगा कि आप मतलब अगर बिजली वगैरह आपके मतलब कड़कता है और जब गिरता है, अगर आप बंद कार के भीतर में है तो आप सुरक्षित हो जाते हैं, क्योंकि उसके बाहर सतह के ऊपर वह सभी फैल जाते हैं। दो आवेशों के बीच की दूरी मतलब दुगनी करने पर उसके बीच का बल कितना हो जाएगा, तो याद रखिएगा उसका कितना होगा, तो एक मतलब उसका चौथाई हो जाता है, तो चौथाई हो जाता है। अब यहाँ पे कैसे हो जाता है, तो कूलम का नियम है, उस पर लगने वाला जो बल होता है, तो याद रहे कूलम का नियम यानी कि Q1 गुने क्या होता है Q2, यानी कि दोनों आवेशों के बीच के दूरी के गुणनफल के समानुपाती होता है, उनके बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए आप देख रहे 1/, यह R² होगा, इसलिए उस बीच की दूरी को दुगना करेंगे, यहाँ पे दुगना करेंगे तो 2 का स्क्वायर यानी कि 1/4 हो गया। यही अगर कहता है कि 3 गुना करने पर कितना होगा, तो 1/9वां भाग हो जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना, और ठीक जैसा गुरुत्वाकर्षण का नियम वह दिया हुआ था न्यूटन साहब का, उसी तरह से यह कूलम का नियम भी आपको सेम टू सेम फॉर्मूला पे बैठ जाता है। जब किसी छड़ को चमड़े से रगड़ा जाता है तो उस पर जो होता है छड़ पर क्या होता है कि ऋण आवेश क्या हो जाता है कि उत्पन्न हो जाता है। जब एक तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट को क्या होता है कि दुगना कर दिया जाए तो क्या होगा, उसका प्रतिरोध अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रतिरोध मतलब बराबर होता है। देखिए तो ये आपका फॉर्मूला होता है, ऐसे याद रख सकते हैं, लंबाई बढ़ेगा तो इसी तरह से प्रतिरोध भी बढ़ेगा। उसी तरह से अगर मतलब क्या होगा कि तार अगर मोटा हो जाएगा, यानी कि यह मोटाई बढ़ा, यानी कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ा, तो इसका मतलब क्या होगा कि वहाँ पर प्रतिरोध घटेगा। तो चूंकि यहाँ पे लंबाई को दुगना कर दिया गया और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल को भी उसको दुगना कर दिया गया, तो इस तरह से 2 और 2 कितना हो कट जाता है, इसलिए आपको क्या हो जाए कि यहाँ पे अपरिवर्तित रहता है। और याद रखिए जितना मोटा तार होगा उसमें प्रतिरोध कम रहता है, तो कम रहता है इसीलिए आपको काफी लंबी दूरी तक ले जाया जाता है। चूंकि लंबाई बढ़ जाने से प्रतिरोध बढ़ जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा मोटा तार रहने से क्या होता है, अगर शॉर्ट सर्किट वगैरह होगा तो जल्दी गलेगा नहीं, और काफ़ी ज़्यादा मोटा होता है, इसकी वजह से मजबूती मिलता है। इसलिए आपको याद रखिएगा काफ़ी लंबी दूरी तक ले जाने के लिए वो मोटे तार का प्रयोग किया जाता है। एक उससे क्या होता है कि उसका प्रतिरोध भी कम हो गया और साथ साथ उसकी लंबाई दूरी तक ले जा सकते हैं। चलिए, तो एक चुंबक को गर्म किया जाता है तो क्या होता है, उसका चुंबकत्व तो क्या हो जाता है कि नष्ट हो जाता है। गर्म करने के साथ साथ याद रखिएगा हथौड़ा से अगर हम उसको पीटते भी है तो वैसी स्थिति में चुंबकत्व तो भी आपको समाप्त हो जाता है। एक उसमें से चुंबक में याद रखिए लौह चुंबकीय होता है, लौह चुंबकीय में आपको कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया है और लोहा हो गया। लोह चुंबकीय 3 में यही आते हैं, यानी कि लोहा, कोबाल्ट और निकेल आते हैं। जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में होता है, याद रखिए जो यही कह रहा है कि पृथ्वी जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में होता है तो कैसा होता है, तो आपको चंद्र ग्रहण होता है। हालांकि चंद्र ग्रहण हमेशा याद रखिएगा वह पूर्णिमा के दिन ही होती है। जब चंद्रमा जो होती है सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो क्या होता है कि सूर्य ग्रहण होता है, और ये सूर्य ग्रहण हमेशा आपको याद रखिएगा अमावस्या के दिन ही होती है। दूध से क्रीम अलग करने पर दूध का घनत्व क्या हो जाएगा कि बढ़ जाएगा, तो दूध का घनत्व बढ़ जाता है तो उसको लैक्टोमीटर से हम लोग मापते हैं, और अगर दूध का घनत्व बढ़ गया इसका मतलब वह दूध कम है, क्योंकि उसमें से सारा क्रीम हम लोग निकाल लिया, यानी कि उसका घी निकल गया है, इसलिए उसमें दूध का घनत्व कम होनी चाहिए। दूध में क्या होगा क्रीम की मात्रा यानी कि थोड़ा सा, यानी कि दूध का घनत्व अगर कम है वह दूध शुद्ध होता है, यानी कि वह पीने लायक है, आपके लिए काफी ज्यादा लाभदायक होता है। हालांकि दूध का सफेद रंग केसिन के कारण होते हैं, और दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन केसिन होता है, उसको पचाने वाला जो पेट से निकलता है रेनिन यानी कि अमाशय वह निकलता है, उसको केसिन को कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदल देता है, और कैल्शियम पैराकेसिनेट बाद में वापस जाकर विटामिन ए में मतलब संचित होकर आपके लिवर में मिल जाता है। हालांकि और अगर दूध में अगर बात करेंगे तो याद रखें वर्गीस कुरियन इसके पिता के रूप में जाने जाते हैं, और ऑपरेशन फ्लड दूध से संबंधित 1970 में आया था। और दूध में याद रखिएगा मतलब विटामिन सी और लोहा, यह 2 चीज आपको नहीं पाया जाता है। द्रव का ताप घटने से उसके वाष्पन की दर पर क्या हो जाती है, कि घट जाती है। तो द्रव का ताप मतलब घटने से क्या होगा कि वाष्पन की दर घट गया, उसी तरह से द्रव का ताप अधिक हो जाएगा तो वाष्पन क्या होगा, तेजी से होगा। उसी तरह से क्षेत्रफल, द्रव का क्षेत्रफल अगर अधिक होगा तो वाष्पन भी आपको क्या हो जाती है कि तेजी के साथ होने लगता है, और उस पर से हवा का वेग भी अगर अधिक होगा तो वाष्पन तेजी के साथ होता है। ये सारे पॉइंट भी आपको रिकॉल रखना ही होगा।
अगला क्वेश्चन ये है कि जो है द्रव का क्वथनांक है दाब बढ़ने पर क्या होता है, तो बढ़ जाता है। तो इसीलिए याद रखिएगा प्रेशर लगाएंगे उसको तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। इसीलिए क्या प्रेशर कुकर का खाना जल्दी क्या होता है, पक जाता है। लेकिन ऊंचाई पर खाना जल्दी नहीं पकता है, क्योंकि वहाँ पे दाब ऊंचाई बढ़ने के साथ दाब क्या हो जाता है, घट जाता है। दाब घटने के पश्चात में क्या पानी 100 डिग्री के बजाय 100 से कम ही पर मतलब उबल जाता है। उसके पश्चात क्या होता है कि चावल आपका आधा कच्चा ही रह जाता है। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना होगा। इसमें भी अगर आप फार्मूला के साथ में आप याद रख सकते हैं तो ऐसे में तो दाब बराबर क्या हो गया, क्वथनांक, यानी कि क्वथनांक के रूप में आप याद रख सकते हैं। जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करती है तो उसका क्या होता है कि चाल घट जाता है। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से अगर कुछ पल के लिए प्रिज्म में भी आप देखे होंगे तो श्वेत प्रकाश जाता है, इस तरह से यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। नीचे से भिगोर से लेकर ऊपर आर, यानी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के पश्चात में क्या होता है, उसका चाल में इसका क्या होता है, तरंगधर बदल जाता है। तरंगधर जब बदलेगा तो उसका क्या होता है कि चाल बदल जाता है। जब चाल बदलता है तो उसका दिशा बदल जाता है और वह क्या होता है, और अगर विरल सघन में गया है तो वह क्या होगा कि आधार की तरफ झुक जाएगा। यानी कि वह क्या होता है कि मतलब अभिलंब से क्या हो जाती है कि मतलब वो नजदीक झुक जाती है, तो अभिलंब से नजदीक झुक जाती है। तो यही कारण है आपको यहाँ पे होने का कारण, इसलिए कह रहा है उसका चाल घट जाती है। चाल घट गया इसका मतलब उसका तरंगधर भी आपको घट गया, और अगर उसका चाल घट गया इसका मतलब क्या है, अभिलंब से वह नजदीक आ गया है। अगर यही अगर आपको विरल से याद रखिएगा, सघन से विरल की तरफ में जाएगा तो क्या होगा कि अभिलंब से दूर हट जाता है, साथ ही साथ उसका क्या होता है कि चाल बढ़ जाता है। और चाल बढ़ गया इसका मतलब उसका क्या हो गया कि तरंगधर बढ़ गया। तो ये सारे भी पॉइंट आपको रखना होगा याद करके। किसी द्रव को गर्म करने पर उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी कि बढ़ जाएगी, याद रखना होगा। जब एक जल की मतलब कई छोटी छोटी बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है तो बड़ी बूंद का ताप क्या हो जाएगा कि बढ़ जाता है, क्योंकि क्या होगा कि अणुओं की संख्या ज़्यादा हो गई। जब ज़्यादा हो गया तो थोड़ा थोड़ा मतलब ऊष्मा मिलकर बहुत ज़्यादा ऊष्मा का मात्रा बन गया। जब एक तांबे की अभिक्रिया गर्म सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ कराई जाती है तो NO2 गैस क्या होती है कि प्राप्त होती है। ताप बढ़ने पर विलयन की मोलारता क्या होती है, तो याद रखिएगा मोलारता क्या होती है कि घटती है। लेकिन यही ताप बढ़ने पर विलयनता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो याद रखिएगा वह बढ़ती है। लेकिन यही अगर कहेगा कि गैस की विलयनता, ताप बढ़ने पर द्रव में गैस की विलयनता क्या होती है, तो घटती है। लेकिन यहाँ पे आपको मोलारता पूछा गया है, इसीलिए आपको क्या है कि ताप बढ़ने पर विलयन की मोलारता क्या होती है कि घटती है। सोडियम को जल में डालने से क्या होती है कि ऑक्सीजन गैस आपको निकलती है। सोडियम को जल में डालने से ऑक्सीजन गैस नहीं निकलती है, बल्कि याद रखिएगा आपको कौन सा, हाइड्रोजन गैस निकलती है। और सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया और लिथियम हो गया, ये पानी पर काफ़ी ज़्यादा ये मुलायम होते हैं। इन्हें हम लोग चाकू से भी आसानी से हम लोग काट सकते हैं। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ में गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, तो याद रखिएगा आपको मेथेन गैस प्राप्त होता है। मेथेन को हम लोग मार्स गैस के भी नाम से जानते हैं और यह एल्केन ग्रुप का समूह है। मैग्नीशियम ऑक्साइड में जलाने पर क्या होता है, तो मैग्नीशियम जो है ऑक्साइड में ऑक्सीजन में जलने के पश्चात क्या होता है कि मतलब अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। लेकिन बाकी धातु जितने सारे ऑक्साइड बनते हैं वह मतलब वह ऑक्सीजन से संजोग करके क्या बनाते हैं, तो वह क्षारीय बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, क्षारीय बनाते हैं। उसी तरह से आपको क्रोमियम के ऑक्साइड भी होते हैं, वह अपवाद है क्योंकि वह क्या होता है कि आपको अम्लीय बनाता है। जबकि अधातुओं की ऑक्साइड याद रखिएगा कभी भी आपको क्या होता है कि अम्लीय होते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड गैस को एक ऑक्सीजन को मिलाने से इसका रंग कैसा हो जाता है, तो आपको भूरे रंग का हो जाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड है आपको। चलिए, चूना पत्थर को गर्म करने से क्या प्राप्त होता है, तो काली चूना प्राप्त होती है। और इसको हम लोग CaO को यानी कि इसको बिना बूझा चूना कहते हैं, या फिर शुष्क चूना कहते हैं, या सिर्फ और सिर्फ चूना के भी नाम से जाना जाता है। और इसी में आपको क्या हो जाएगा, मतलब ये CaO हो गया, यानी चूना हो गया। इसमें क्या होगा कि हम लोग जल डाल देते हैं, तो चूना में जैसे जल इसमें मिला देते हैं तो इसके पश्चात ये क्या हो जाएगा, काली मतलब यह भोखरा चूना हो जाएगा, या फिर बूझा चूना हो जाता है, या फिर उसको कहा जाता है कि बुझ गया चूना, साथ ही साथ चूना का पानी हो गया और भाखरा चूना हो गया। और इसका फार्मूला में आपको CaOH2 एन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाता है। इसको ही नाम ये भी आपको याद रखना होगा। 150 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर यूरिया आपको बायूरेटिक देता है। क्या देता है, बायूरेट देता है। अब यहाँ पे यूरिया का सूत्र याद रखिएगा, NH2CO NH2 होता है। क्या होता है कि CONH2 होता है। इस तरह से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, N2H4CO होता है, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा याद रखिएगा यूरिया को ओवलर साहब ने पहला बनाया था, और कार्बनिक पदार्थ यह पहला है यूरिया जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया था। प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करने से जिप्सम उत्पन्न किया जाता है।
याद रख प्लास्टर गर्म करने से यह जिप्सम उत्पन्न होता है। और जिप्सम का फार्मूला क्या होता है, CaSO4 इंटू 2H2 यानी कि यहाँ पे 2 जल हो गया तो यह आपको कैल्शियम सल्फेट यानी कि 2 जल हो गया तो इसका यह आपको जिप्सम का सूत्र होता है। और इसको ही अगर हाफ H2O कर देंगे तो क्या हो जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाता है यानी कि POP होता है। तो आपको देखते हैं कि आपको दीवार का पुट्टी वगैरह करने में POP हो गया, इसके अलावा आपको मतलब हड्डी वगैरह टूट जाता है तो प्लास्टर करने में ये आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही प्रयोग किया जाता है। आकाश में बिजली चमकने के दौरान क्या होता है, नाइट्रोजन पर गैस क्या होता है, उत्पन्न होती है, क्योंकि वायुमंडल में नाइट्रोजन आप जानते हैं कितना % है, तो याद रखिएगा 78%। इसलिए बिजली कड़कने से ही आपको ऑक्सीजन टूट जाता है तो इसमें नाइट्रोजन के पर बन जाता है। चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, तो याद रखिए B1 यानी कि नष्ट हो जाता है, यानी कि थायमिन आपका नष्ट हो जाता है। और B और C जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन आपको B12 जो है साइनोकोबालामीन इसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है, ये आपका घुलनशील नहीं होता, ये शरीर में ही आपका संचित रहता है 5-10 सालों तक। पानी में नमक मिलाने पर क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो याद रखिए क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, इसीलिए आपको क्या होता है कि मतलब उसके जल्दी गर्म हो जाता है, साथ ही उसका हिमांक घट जाएगा यानी कि -22 तक चला जाता है। तो इसलिए आपको देखते हैं कि आइसक्रीम वगैरह जम जाता है उसमें नमक मिलाते हैं तो। अब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाने से क्या होता है कि खाना वगैरह जल्दी मतलब बन जाता है, इसलिए तुरंत आप क्या करते हैं, खाना बनाते समय नमक डाल देते हैं ताकि वो जल्दी सिझा देता है। क्लोरीन बुझे हुए चूने के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, तो आपको ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। और ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र याद जानना होगा, CaOCl2 होता है। इस तरह से भी ब्लीचिंग पाउडर लिखा जाता है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसका नाम है, या फिर Ca मतलब O और इसको Cl देकर एक ब्रैकेट से बाहर में आपको क्लोरीन रहेगा, तो इस तरह से कैल्शियम हाइपोक्लोराइड ऐसे मिलेगा, या फिर आपको इस रूप में आपको लिखा हुआ मिलेगा। ताप बढ़ने से अपवर्तनांक का मान क्या हो जाता है, क्या होगा कि मतलब कम हो जाता है। यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो उसका वजन क्या होगा, किसी व्यक्ति का क्या होगा कि बढ़ेगा, और यह तेजी से बढ़ना मतलब यही अगर मतलब घूमना तेज कर देता क्या होगा कि विषुवत रेखा पे क्या हो जाएगी, न्यूनतम हो जाती है। और एक मतलब 17 गुना अगर तेज कर दे तो क्या हो जाएगा कि विषुवत रेखा पे 0 हो जाएगी। लेकिन आपको याद रखना होगा किसी भी हालत में कि क्या होगा कि उसके ध्रुव पर कोई प्रभाव नहीं, उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव पे कोई भी वस्तु है तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या तो चाल बढ़ जाए मतलब उसका घूर्णन बढ़ जाए या फिर उसका घूर्णन घट जाए, सिर्फ और सिर्फ इफेक्ट पड़ेगा उसका विषुवत रेखा पर। अगर घूर्णन बढ़ गया इसका मतलब क्या होगा, विषुवत रेखा पर न्यूनतम हो जाएगा। और अगर मतलब घूर्णन धीमा हो गया यानी कि धीमा हो गया तो विषुवत रेखा पर क्या होगा कि बढ़ जाएगा। तो यही क्वेश्चन आपका था। जब एक भाप एल्युमिनियम के ऊपर से गुजरती है तो याद रखिए कोई प्रतिक्रिया नहीं करती है, और एक ऐसा ही एल्युमिनियम है जो कि जंग लगने के पश्चात क्या होता है कि मजबूत बन जाता है। क्या हो जाता है, आपको मजबूत बनता है, बाकी सभी धातुएं के मतलब क्षरण हो जाता है यानी कि वह कमजोर हो जाते हैं। और एल्युमिनियम के याद रखिए किसी भी धातु के ऊपर से अगर एल्युमिनियम की परत चढ़ाई जाती है उसको क्या कहते हैं, एनोडीकरण कहा जाता है, उसको एनोडीकरण के नाम से जानते हैं। वही अगर धातु लोहा के ऊपर जस्ता यानी कि जिंक की परत चढ़ाते हैं उसको हम लोग गैल्वेनाइजेशन कहते हैं या फिर यशद लेपन के नाम से जानते हैं। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो क्या होता है, कुछ ऊपर की ओर उठ जाता है, क्योंकि उसका क्या होता है कि मतलब सागर का क्या होता है, घनत्व अधिक होता है यानी कि NaCl उसमें नमक होता है। और याद रखिएगा पृथ्वी पर मतलब यह एक लवणीय है, क्यों है, क्योंकि बहुत सारा मिट्टी में पृथ्वी पर क्या होता है, नमक है यानी कि खनिज लवण वगैरह रहते हैं, उसमें से बारिश वगैरह होता है तो उसके द्वारा मतलब घुल करके नदी में आ जाते हैं, और नदियों द्वारा वह मतलब बहा कर ले जाया जाता है समुद्र में। इसके अलावा हवा वगैरह भी चलता है तो वह मतलब धूल कण के रूप में भी वहाँ पे लवण को उठाकर वह समुद्र में लेकर चला जाता है। तो ये कुछ कारण होता है, जैसे कि हवा द्वारा हो गया, नदियों द्वारा हो गया, बारिश के द्वारा हो गया, ये सारे लवण चला गया है। इसीलिए आपको क्या होगा, समुद्र में आपको NaCl की मात्रा, नमक की मात्रा ज़्यादा देखने को मिलती है। जब हवा का सबसे अधिक दाब होता है तब उस पर हवा ठंडी और शुष्क हो जाता है। इस तरह से हमने देखा कि आपको यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हमने रिकॉल कराया, आपके अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए थे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो के साथ में। जय हिंद।